विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ आज अध्याय 21 स्वराज्य के विषय में महात्मा गांधी के विचार। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि गांधीवाद एक क्रमबद्ध राजनीतिक दर्शन है और हम ये जानेंगे कि गांधी को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन कौन सी थी। स्वराज्य के विषय में गांधी जी के विचार जानेंगे। साधन और साध्य के अंतर्गत सत्याग्रह और अहिंसा द्वारा संघर्ष एवं विवाद का समाधान और गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता, यह सभी बिंदु हम इस अध्याय में समझाने का आपको प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 और 1948 के नाम के साथ महात्मा गांधी की उपाधि सबसे पहले इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगाई थी इन्होंने उपाधि, और तब से लेकर आज तक न केवल भारत की जनता बल्कि विदेशियों ने भी उन्हें महात्मा गांधी के नाम से ही जाना गया और समझा भी गया। 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे और 1893 से लेकर 1914 तक उन्होंने वहां रंगभेद के विरुद्ध अहिंसक युद्ध लड़ा था। 1914 में भारत लौटने के बाद 1947 तक वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शक, प्रधान अभिनेता, चिंतक और सभी कुछ वे रहे। और दक्षिण अफ्रीका और भारत, इन दोनों जगह गांधी ने राजनीतिक आंदोलन के संचालन के लिए अहिंसा का आश्रय भी लिया। अब देखिए, क्या गांधीवाद एक क्रमबद्ध राजनीतिक दर्शन है? इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि गांधी जी ने राजनीतिक दर्शन पर अलग से कोई ग्रंथ नहीं लिखा। देखा जाए तो उनका कोई सुस्पष्ट राजनीतिक दर्शन भी नहीं है। यह एक विवादास्पद विषय भी बना हुआ है कि गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। उन्होंने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है और मैं अपने पीछे कोई नया संप्रदाय या पंथ छोड़कर भी नहीं जा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई दावा भी नहीं है कि मैंने किसी नए सिद्धांत का आविष्कार किया। मैंने प्राचीन सिद्धांतों को ही नए ढंग से दोहराने का प्रयास किया है। अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के अलावा गांधी जी ने जो अन्य पुस्तकें लिखी उनमें हिंद स्वराज्य, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इन दो पुस्तकों का ज्यादा महत्व है। और इसके अलावा यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन ऐसी पत्रिकाओं में समाज, धर्म, राजनीति और अर्थनीति के विषय में गांधी जी ने बहुत सारे लेख भी लिखे। गांधी जी के इन सभी शिक्षाओं को प्राय गांधीवाद का नाम दिया जाता है। गांधीवाद की बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि गांधी ने प्राचीन सिद्धांत जिनमें हम सत्य, अहिंसा, मानव सेवा को एक नया रूप दिया इन्होंने, और राजनीतिक क्षेत्र में इनका बखूबी प्रयोग भी किया। जो लोग भगवान या ईश्वर परायणता की बात सुनने को तैयार नहीं है, वे भी सत्य की उपेक्षा नहीं करेंगे। इसलिए गांधी जी ने जब यह कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड, तो हर व्यक्ति और पूरा समाज उनकी ओर आकर्षित हुआ। और वैसे एक उपदेशक से कहीं ज्यादा गांधी एक कर्म योगी भी थे, कर्म प्रधान थे वो। उन्होंने जितने भी सिद्धांत इतिहास से लिए, दर्शन से लिए, उन्होंने अपने कर्म में उनको फलीभूत किया। उन्होंने ये सिखाया कि जीवन की सार्थकता जानने में नहीं, करने में है। उन्होंने अपने जीवन का नाम मेरे सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, रखा था। गांधी जी को प्रभावित करने वाली शक्तियां थी विद्यार्थियों। प्रसिद्ध फ्रेंच विचारक रोमियो रोला, इन्होंने कहा कि गांधी ने मानवीय राजनीति में पिछले 2000 वर्षों की महान आध्यात्मिक शक्तियों का समावेश किया। 2000 वर्षों के महान आध्यात्मिक शक्तियों का समावेश किया, मतलब इतनी पुरानी शक्तियों को उन्होंने अपने भीतर संजोए रखा। सत्य और अहिंसा के प्रति गांधी जी का जो अनुराग था, उसी ने उन्हें राजनीति की ओर प्रेरित किया। गांधी के ऊपर न केवल गीता का ही प्रभाव था, बल्कि जैन धर्म ग्रंथों से भी उन्हें बड़ी प्रेरणा मिली। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा की महिमा गाई गई। हजरत ईसा के उपदेशों का भी गांधी पर बहुत प्रभाव पड़ा। ईसा मसीह ने जो नई बाइबल न्यू टेस्टामेंट कही, उससे गांधी जी को निष्क्रिय प्रतिरोध, पॉजिटिव रेजिस्टेंस की शिक्षा मिली। गांधी जी ने हजरत ईसा को सविनय प्रतिरोधियों का राजकुमार, प्रिंसेस ऑफ सिविल रेजिस्टेंस बतलाया। पश्चिमी विचारकों में से रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय का भी गांधी जी के जीवन और विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जॉन रस्किन के ग्रंथ था ऑन टू दिस लास्ट ने तो गांधी के जीवन की दिशा ही मोड़ दी। इस ग्रंथ से गांधी इतने प्रभावित हुए कि बाद में सर्वोदय
नाम से उन्होंने उस गुजराती में अनुवाद कर दिया। इसके बाद स्वराज्य के विषय में हम गांधी जी के विचारों को जाने। स्वराज्य, स्व यानी अपना, राज यानी शासन, अपना शासन। हम बोलचाल की भाषा में स्वराज्य शब्द यानी आजादी, इंडिपेंडेंस को व्यक्त करते हैं। लोकमान्य तिलक का ये ऐलान, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक ने कहा, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख उद्घोष बन गया था। 1920 में गांधी ने भी यही कहा, इस समय तो मेरा स्वराज्य भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो सभी बालिग स्त्री पुरुषों की अनुमति पर आधारित है। परंतु इसके बाद अपने सपनों के भारत का चित्र खींचते हुए गांधी जी ने स्वराज्य संबंधी अपनी अवधारणा को बहुत ही व्यापक और विस्तृत बना दिया। स्वराज्य का अर्थ और उसका आशय। गांधी जी स्वराज्य की अवधारणा बहुत ही व्यापक थी, जिसमें कुल मिलाकर बहुत सी बातें शामिल हैं, जैसे आत्मशासन यानी सरकार के नियंत्रण से मुक्ति, ग्राम गणराज्यों का संघ, व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य और गरीबों का स्वराज्य। गांधी ने सर्वोदय अर्थात सभी के मंगल और कल्याण का समर्थन किया। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सच्चे ध्येय को अहिंसक साधनों द्वारा साधना, सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह यानी सच्चे ध्येय के लिए, सच्चे उद्देश्य के लिए और अहिंसक साधनों के द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना सत्याग्रह बताया। इस प्रकार स्वराज्य की संकल्पना ने गांधी जी का पूरा तत्व ज्ञान, उनका इतिहास बोध, राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति सभी समाई हुई थी। हम गांधी जी के विचारों का निम्न बिंदुओं पर इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, राज्य हिंसा पर आधारित है, प्रबुद्ध अराजक स्थिति। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य का वास्तविक अर्थ है आत्मशासन, सेल्फ रूल यानी सरकार के नियंत्रण से मुक्ति, चाहे वे सरकार स्वदेशी हो या विदेशी। इस प्रकार एक आदर्श समाज वह है जो पूरी तरह स्वयं संचालित यानी सेल्फ रेगुलेटेड हो। इसमें हर व्यक्ति स्वयं अपना शासक होता है और इस तरह कार्य करता है जिसमें पड़ोसी के जीवन में कोई बाधा न उत्पन्न हो। एक आदर्श समाज में कोई राजनीति सत्ता नहीं होती, चूंकि उसमें कोई राज्य नहीं यानी दंड भय से नियंत्रित करने वाली किसी संस्था की आवश्यकता ही नहीं है। गांधी जी ने उसे प्रबुद्ध अराजकतावाद की स्थिति कहा। उनके अनुसार यही राम राज्य है। टॉलस्टॉय ने इसी को पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य, किंगडम ऑफ गॉड अपॉन अर्थ का नाम दिया। मतलब पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड अपॉन अर्थ का नाम दिया। यह आदर्श समाज पूर्णतः अहिंसक और शांतिमय होगा। सभी झगड़े मिट जाएंगे और हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। तो राज्य हिंसा पर आधारित है, प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति इसके अंदर बताया गया है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। सभी लोग जो है एक आदर्श राज्य, आदर्श समाज, एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होगी और कोई राज्य नहीं होगा और कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का दंड भय नियंत्रण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो है मिलजुल करके एक प्रबुद्ध अराजक स्थिति में रहेंगे और जिसे उसने एक राम राज्य की बात कहा। उसके बाद ग्राम गणराज्यों का संघ। गांधी जी कोरे कल्पनावादी भी नहीं थे। वे ये मानते थे कि पूर्ण अराजक समाज की स्थापना जो है बिल्कुल संभव नहीं है। राज्य संस्था को तुरंत समाप्त नहीं भी किया जा सकता। राम राज्य की स्थापना तो बाद की बात है। उससे पहले हमें ग्राम गणराज्य की स्थापना करनी होगी, गांवों का गणराज्य स्थापित करना होगा। गांधी जी राजसत्ता का ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे। मतलब सारी सत्ता सिमटकर एक स्थान पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे असंख्य ग्राम समुदायों में गांवों के अंतर्गत बांट देनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक पूर्ण गणराज्य बनेगा। हर गांव का शासन एक पंचायत चलाएगी। हर गांव की अपनी अलग विधानसभा होगी और एक अलग कार्यकारिणी और एक अलग न्यायपालिका होगी। उसे गांधी जी ने ग्राम गणराज्य की संज्ञा दी। ग्राम पंचायतों के ऊपर मंडल और उनके ऊपर जिले और जिलों के ऊपर प्रांतों की पंचायतें और उसके ऊपर सारे देश के लिए एक केंद्रीय पंचायत होगी। इस प्रकार से उन्होंने ग्राम गणराज्य, ग्राम पंचायत की बात करी गांधी जी ने। और गांधी जी ने इस व्यवस्था को ग्राम गणराज्य की संज्ञा दी ही
साथ ही जहां तक संभव होगा हर गांव अन्न, वस्त्र, आवास, स्वच्छ जल, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा इन सब की व्यवस्था अपने आप करेगा। प्रत्येक गांव जो है स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंट होगा। ऊपर की पंचायतों का नीचे की पंचायतों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव होगा। उनका कार्य उन मामलों की देखभाल करना होगा जिनके विषय में एक गांव या एक जिले या एक प्रांत के लोग दूसरे जिलों व प्रांतों पर निर्भर होते हैं। ग्राम राज्य पूर्णतः एक अहिंसक होगा। वहां किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, मार पिटाई और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। विनोबा भावे कहते हैं कि यदि प्रशासन की बुनियाद इकाई गांव बन जाए तो दरिद्रता के स्थान पर देश में प्रचुरता, व्यापकता, संपूर्णता होगी। राजनीति का मानवीकरण, लोकतंत्र का भारतीयकरण हो जाएगा। विनोबा भावे जी के भी यही विचार थे। तो इस प्रकार से गांधी जी ने ग्राम गणराज्य की बात करी। सबसे पहले गांवों में गणराज्य स्थापित होना चाहिए, गांवों में ग्राम पंचायत स्थापित होनी चाहिए। उसके बाद ही जाकर के ऊपर की ओर चढ़ते हुए ग्राम गणराज्यों के ऊपर चढ़ते हुए ग्राम पंचायतों की बात करते हुए उन्होंने विधानसभा, उसमें कार्यकारिणी, न्यायपालिका, ग्राम पंचायतों के ऊपर मंडल, मंडल के ऊपर जिले, जिले के ऊपर केंद्रीय पंचायत, इन सभी की बात करते हुए उन्होंने एक ऐसी शासन व्यवस्था की बात करी जहां पे शक्ति का केंद्रीकरण ना होकर के विकेंद्रीकरण होगा। तो ये बहुत ही काफी अच्छा उत्तम विचार था जिससे कि हमारी जो धरातलीय शक्ति है, आधारभूत ढांचा जो है वो और अधिक मजबूत होता। व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य, गांधी जी की कल्पना वाले राज्य में शासन या कानून जैसी कोई चीज नाम मात्र की ही होगी, क्योंकि वहां पे स्थिति कैसी रहेगी, राम राज्य जैसी रहेगी। ज्यादातर मामलों में लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होंगे। हर व्यक्ति को धर्म पालन की पूरी आजादी होगी, पूरी आजादी होगी। ईमानदारी से किए गए हर कार्य की कदर की जाएगी। लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। गांधी जी के शब्दों में हर व्यक्ति का शरीर अलंघनीय है और किसी पर हाथ तभी डाला जाएगा जब उसे बंदी बनाया या हिंसा करने से रोकना हो। यह अहिंसा का साम्राज्य होगा और अहिंसक स्वराज्य में लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो सकता। इसमें कोई किसी का शत्रु नहीं होगा। सब लिख पढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और बीमारी व रोग कम से कम हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था इस ग्राम स्वराज्य में, ग्राम गणराज्य में स्थापित होगी। गांधी जी लिखते हैं कि अहिंसा पर आधारित स्वराज्य में लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सच्चे अधिकार तो वही हैं जो अपने कर्तव्यों का योग्य पालन करके प्राप्त किए जाए। सच्चे अधिकार, सार्थक अधिकार वही हैं जब हम कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अधिकारों को हासिल करें। नागरिकता के अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिल सकते हैं जो जिस राज्य में वे रहते हो उसकी सेवा करते हो। महात्मा गांधी का चित्र देखिए विद्यार्थियों। राज्य के ध्येय यानी एंड के बारे में गांधी जी का मत था कि वह सर्वोदय अर्थात सभी की उन्नति है। इस उन्नति में गरीबों का विशेष स्थान है। जीवन की आवश्यक वस्तुएं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। गांधी जी ने विलासिता की वस्तुओं का समर्थन नहीं किया क्योंकि वे जीवन में संयम और सादगी यानी कि अपरिग्रह से चाहते थे, संयम और सादगी से रहना चाहते थे। चौथी बात आती है अर्थव्यवस्था, गरीबों का स्वराज्य। गांधी जी के अनुसार मेरे सपने का स्वराज्य तो गरीबों का स्वराज्य होगा। जीवन की सामान्य सुविधाएं सभी को सुलभ होंगी यानी कि सभी को प्राप्त होंगी आसानी से। जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, गांधी जी ने 6 बातों पर बल दिया। आर्थिक समानता, रोटी के लिए परिश्रम और स्वदेशी का सिद्धांत, बड़े पैमाने पर उत्पादन की हानियां, प्रन्यास सिद्धांत, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व और सर्वोदय, इन बातों का उन्होंने विश्लेषण किया। आर्थिक समानता, जिसके बारे में उन्होंने कहा मैं कुछ एक हाथों में संपत्ति का केंद्रीकरण के विरुद्ध हूं कि कुछ ही हाथों में संपत्ति जो है सेंट्रलाइज्ड हो जाए। मैं धन दौलत का ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकरण चाहता हूं, डिसेंट्रलाइजेशन चाहता हूं। पर गांधी जी जानते थे कि आर्थिक विषमताएं बनी रहेंगी, इसलिए यदि आर्थिक समानता संभव न हो तो एक ऐसी व्यवस्था भी अच्छी मानी जा सकती है जिसमें किसी को भी खाने पीने और कपड़े का अभाव न हो। दूसरी बात उन्होंने कही रोटी के लिए परिश्रम और स्वदेशी का सिद्धांत अपनाए। गांधी जी के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए कुछ शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। आदर्श स्थिति तो वही होगी कि हर परिवार अपने खाने पीने की वस्तुएं, अन्न और साग सब्जी खुद उगाए।
भारत चूंकि गांवों में बसता है, इसलिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों पर विशेष बल दिया। हथकरघा, खादी उद्योग लाखों करोड़ों लोगों की जीविका उपार्जन कर सकता है। इसके अलावा और बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है, जैसे गुड़ बनाना, कागज बनाना, धान की कुटाई, मधुमक्खी का पालन। ऐसे बहुत से लघु कुटीर उद्योग हैं जिन पर गांधी जी ने कहा कि यह सभी चीजें जो है हम अपने द्वारा स्वयं ही अर्जित कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन की हानियां। उन्होंने बताया कि मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर गांधी जी ने 3 दोष बताए। पूंजीपति मजदूरों का शोषण करेगा और गरीबी और भुखमरी बढ़ेगी। दूसरी बात उन्होंने कही, औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र गरीब देशों का शोषण करेंगे। उद्योगपतियों की आपसी होड़ विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। तीसरी उन्होंने बात कही कि उद्योगपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे साधनों की बर्बादी होगी। अधिक लाभ की चाह से उद्योगपति अनावश्यक वस्तुओं का भी उत्पादन करते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने बात की प्रन्यास सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, जिसकी बात कार्ल मार्क्स ने भी की थी। गांधी जी ने पूंजीवादी शोषण की निंदा की और कम्युनिस्टों के अनुसार वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल को अनिवार्य बताया। बिना हिंसा या रक्तपात के साम्यवादी क्रांति संभव नहीं है, परंतु गांधी जी ने वर्ग संघर्ष का विरोध किया। गांधी जी जमींदार पूंजीपतियों से जबरदस्ती उनकी भूमि या कारखाने छीन लेने के हक में बिल्कुल नहीं थे। वे पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के बजाय पूंजीपतियों के हृदय को परिवर्तित करने पर जोर देते थे। वे चाहते थे कि पूंजीपति अपने को संपत्ति का मालिक नहीं, ट्रस्टी समझे, यानी कि न्यासी समझे। और उन्हें ये समझना चाहिए, उन ट्रस्टियों को ये समझना चाहिए कि जो संपत्ति उनके पास है वे वास्तव में समाज की धरोहर है। उसमें से वे अपने लिए उतना ही खर्च करें जितने की उनकी सेवाओं के लिए उपयुक्त है, और बाकी शेष धन समाज को वापस लौटा दे, अर्थात समाज को उनके कल्याणकारी कार्यों के साथ वापस लौटाए। इसका अर्थ ये नहीं कि वह उस संपत्ति को गरीबों के लिए बांट दे। उन्हें चाहिए कि मजदूरों को उचित मजदूरी, धन, लोक हितकारी कार्य में लगाए, जैसे विद्यालय, औषधालय स्थापित करे, श्रमिकों के लिए आवास और सुविधाएं जुटाए। इस प्रकार की व्यवस्था करके वे अपने आप को ट्रस्टी समझे। फिर उन्होंने कहा कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। कम्युनिस्ट सशस्त्र क्रांति की बात करते हैं, कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी, परंतु गांधीवादी कहते हैं कि ऐसा करने से शोषण का अंत भले ही दिखाई दे, इस रक्तपात से जो प्रतिहिंसा की भावना भड़केगी वह बने बनाए ढांचे को नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी, अव्यवस्थित कर देगी। गांधी जी जमींदारों और पूंजीपतियों के विचारों में परिवर्तन प्रेम और सच्चाई के मार्ग, सत्याग्रह के द्वारा चाहते थे। किंतु यदि वे ट्रस्टी बनने के विचार को ठुकरा देते हैं तो भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधनों पर राज्य का नियंत्रण कायम किया जा सकता है। यदि वे कहते हैं कि हम ट्रस्टी नहीं रहेंगे तो स्थिति यह होगी कि राज्य द्वारा उनके उत्पादन और भूमि पर राज्य का नियंत्रण हो जाएगा। सर्वोदय यानी सभी का उदय, समाज के प्रत्येक सदस्य का मंगल और कल्याण की बात इसमें बताई गई है। अहिंसा का पुजारी तो सर्वभूत हिताय, सभी के हितों के बारे में सबके अधिकतम हित के लिए प्रयत्न करता है। अर्थात यदि कहें तो सर्वोदय का सिद्धांत इन 3 बातों पर बल देता है। पहला, हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि सभी के हितों की पूर्ति हो, किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हित साधन से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि एक वकील के श्रम का जितना महत्व है उतना ही एक नाई के श्रम का भी, चूंकि दोनों ही अपने श्रम से अपना भरण पोषण करते हैं। तीसरी उन्होंने बात कही कि श्रम प्रधान जीवन ही सच्चा जीवन है, जैसा कि किसान और दस्तकार का जीवन है। जिन नगरवासियों के पास कृषि कार्य के लिए प्लॉट या भूखंड उपलब्ध नहीं, वे तकली या चरखे से सूत की कताई कर सकते हैं अथवा अन्य किसी दस्तकारी से अपने को लगा सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे हथकरघे चीजों को, छोटे मोटे उद्योगों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपना भरण पोषण कर सकते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, डॉक्टर, पत्रकार और प्राध्यापक की बात आती है, को कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक जीवन की सभी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान सर्वोदय यानी सभी के उदय में निहित है, क्योंकि उससे स्वार्थ की भी सिद्धि होती है और परहित की भी सदता है। गांधी जी के बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय को 5 सूत्री कार्यक्रम का रूप दिया, जिसमें ये 5 बातें शामिल की गई: अंतःशुद्धि, बहिशुद्धि, श्रम, शांति और समर्पण। इन 5 बातों को शामिल करते हुए इन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम जोड़ा। देखिए, गांधी जी से विचार करते हुए नेहरू जी, लोगों की प्रशंसा हम कुछ चुने हुए शब्दों में करते हैं और उनकी महानता की माप हमारे पास होती है, परंतु गांधी जी की प्रशंसा हम कैसे करेंगे और उनकी महानता की माप हम कैसे करेंगे, क्योंकि
वे उस साधारण मिट्टी के नहीं बने थे जिससे हम सब लोग बने हैं। उन्होंने अपनी जीवन में ही उससे कहीं अधिक प्रशंसा प्राप्त की थी जितनी इतिहास में किसी जीवन मनुष्य को मिली हो। नेहरू जी ने ये अपने वक्तव्य कहे और उन्होंने गांधी जी को बहुत ही महान विभूति कहकर प्रशंसित किया। अब बात आती है साधन और साध्य। सत्याग्रह और अहिंसा द्वारा संघर्ष एवं विवाद का समाधान। कुछ व्यक्ति विशेषकर मार्क्सवादी कहते हैं कि आखिर साधन तो साधन ही है, मेंस आर आफ्टर ऑल मैंस मीन्स। पर गांधी जी ने कहा कि साधन ही सब कुछ है। जब साधन होंगे वैसा ही साध्य होगा। साध्य यानी हमारा उद्देश्य। साधन और साध्य को अलग करने वाली कोई दीवार है ही नहीं। गंदे साधनों से मिलने वाली चीज गंदी ही होगी। गांधी जी ने बुराई पर विजय पाने के लिए सत्याग्रह का शस्त्र सुझाया। उन्होंने कहा कि हिंसक साधनों से अगर हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं तो वे उद्देश्य बिल्कुल कारगर नहीं होंगे, और अहिंसक साधनों के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से यदि हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य फलीभूत होगा। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, सच्चाई पर कायम रहना। गांधी जी ने सत्याग्रह को प्यार की शक्ति अथवा आत्मबल भी कहा। सत्याग्रह वास्तव में एक तपस्या है क्योंकि सत्याग्रही अन्यायी के हृदय परिवर्तन के लिए स्वयं कष्ट उठाता है। सत्याग्रही जो है अन्यायी के हृदय परिवर्तन हृदय को परिवर्तित करने के लिए स्वयं एक कष्टपूर्ण स्थिति से गुजरता है, और वह भी खुशी खुशी। गांधी जी ने कहा कि कड़ी से कड़ी चीज प्यार की अग्नि में पिघल जाती है। यदि वह न पिघले तो ये समझना चाहिए कि आंच की तेजी में कुछ कमी थी, इसलिए वह नहीं पिघल पाई। सत्याग्रह और अहिंसा दोनों परस्पर गुथे हुए हैं। गांधी जी ने कहा कि मेरी निष्ठा का सबसे पहला सूत्र अहिंसा है और वही मेरा अंतिम सिद्धांत भी है। अहिंसा का सिर्फ यह अर्थ नहीं कि किसी की हत्या न की जाए। अहिंसावादी हम उसे कहेंगे जो अन्यायी के प्रति प्रेम रखे, प्यार रखे, मोहब्बत रखे। अत्याचारी का विरोध हम अवश्य करेंगे, पर अत्याचारी को आहत करके नहीं, उसे प्यार से जीतने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर आए उस विरोध को, उस प्रतिशोध को खत्म करने का प्रयास करेंगे। गांधी जी की हिंसा कायरता नहीं है। कायरता और अहिंसा एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। अहिंसा का वास्तविक अर्थ यह है कि हम सशक्त होते हुए भी पशु बल का सहारा न लें। दंड देने की शक्ति रखते हुए भी क्षमा करना सीखें। गांधी जी की दृष्टि में कायरता से बढ़कर दूसरा कोई दुर्गुण हो ही नहीं सकता। उन्हें गांधी जी ने क्या कहा? कायरता से बढ़कर दूसरा गुण कोई है ही नहीं। अन्याय के सामने सिर झुका लेना अहिंसा नहीं है। गांधी जी ने कहा यदि मुझे कायरता और हिंसा में से किसी को एक को चुनना पड़े तो मैं हिंसा का समर्थन करूंगा, कायरता का बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सत्याग्रह की विभिन्न प्रणालियां और विधियां उन्होंने बताई। उपवास, हिजरत यानी स्वैच्छिक देशांतरण, अपनी इच्छा से कोई स्थान या देश को छोड़कर अन्यत्र जाकर बस जाना, उसे हिजरत कहा उन्होंने। गांधी जी ने देशांतरण की सलाह उन लोगों को दी जो किसी स्थान विशेष पर आत्मसम्मान के साथ रहने की स्थिति में न हो तो उन्हें हिजरत कर लेना चाहिए, स्वैच्छिक देशांतरण कर लेना चाहिए। हड़ताल, असहयोग और सविनय अवज्ञा। असहयोग आंदोलन का सार यह है कि अन्याय को यदि अजंता का सहयोग मिलना बंद हो जाए तो शोषण व अन्याय ज्यादा दिन नहीं चल सकता। असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने देशवासियों में निडरता का संचार किया। 1920 के असहयोग आंदोलन में ये बातें शामिल थी। सरकारी विद्यालयों, अदालतों, विधानमंडलों का बहिष्कार किया जाए, सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया जाए, विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए। ये तो असहयोग आंदोलन के कुछ नकारात्मक पहलू थे। जहां तक इस आंदोलन के रचनात्मक पक्ष हैं उसमें बातें कुछ शामिल थी, जैसे राष्ट्रीय शिक्षालयों और पंचायत अदालतों की स्थापना करना, स्वदेशी का प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम एकता तथा कमजोर व पिछड़ी जातियों का उद्धार करना, उनका कल्याण करना। सविनय अवज्ञा, इसे गांधी जी ने सबसे ज्यादा प्रभावशाली शस्त्र बनाया। सविनय अवज्ञा का अर्थ है राज्य के कानूनों को मानने और कर आदि देने से इनकार करना, मतलब राज्य के कानूनों को मानने और कर देने से इनकार करना। इस कार्यवाही को एक प्रकार का विद्रोह की संज्ञा दी गई, इसलिए उसे अंतिम शस्त्र के रूप में अपनाया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कुछ साथियों के साथ साबरमती आश्रम में डांडी नामक स्थान की और कूच किया और वहां समुद्र किनारे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ी तेजी से फैल गया और आंदोलनकारियों के साथ सरकार ने बड़ी क्रूरता से व्यवहार भी किया। सत्याग्रही किन सिद्धांतों का ग्रहण करेंगे, किन सिद्धांतों को ग्रहण करना चाहिए उसे? सबसे पहले सत्याग्रह करने वाले के लिए गांधी जी ने एक कठोर नैतिक संहिता का निर्धारण किया है।
निजी लाभों के लिए सत्याग्रह का आश्रय नहीं लेना चाहिए, मतलब पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए। सत्याग्रह तो सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए साधन है। सत्याग्रह वास्तव में किसी बुराई व अन्याय का निराकरण के लिए किया जाता है। सत्याग्रह और अहिंसा आपस में गुथे हुए हैं। सत्याग्रह में सिर्फ प्रेम और बलिदान की भावना है। सत्याग्रह करने पर राज्य द्वारा जो दंड मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि सुधारकों को बिना विचलित हुए गोली का सामना करने को तैयार रहना चाहिए। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना या छिप जाना शोभा नहीं देता। तीसरी बात उन्होंने कही, सत्याग्रही को दुष्टता और दुष्ट के बीच अंतर करना होगा। वह बुराई का प्रतिकार अवश्य करे, पर बुरे व्यक्ति के प्रति उसके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। चौथी बात उन्होंने कही कि गांधी जी का विश्वास था कि भगवान में निष्ठा होने से सत्याग्रही को अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, गांधी जी राजनीति के पुरुष नहीं थे, वे धर्म के नेता, मनुष्य के उद्धारक और नए मूल्यों के संस्थापक थे। गांधी जी शुद्ध धार्मिक मनुष्य थे जिन्हें राजनीति के वेश में रहना पड़ा। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता। गांधी जी एक शीर्ष समाजी सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सांप्रदायिकता, जातिवाद, छुआछूत के विरुद्ध और के विरुद्ध अपना अथक अभियान चलाया। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी की यह शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण थी कि खादी कुटीर उद्योग का विकास के बिना भारत का विशाल जनसंख्या उद्धार संभव नहीं हो सकता। बेरोजगारी, गरीबी की समस्या का समाधान श्रम प्रधान उद्योगों के बिना कठिन है। गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन अपनी तरह एक अनोखा आंदोलन था जिसने देशवासियों में निडरता का संचार किया। इसी प्रकार से गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन भी चलाया जिसमें किसान, मजदूर, छात्राएं, वकील, प्राध्यापक और सभी पेशेवर लोग शामिल थे। हजारों की तादाद में महिलाएं भी मैदान पर कूद पड़ी थी। महिलाओं के लिए गांधी जी का आदेश था कि वे शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे। लोगों ने ऐसे आंदोलन को जमकर भाग भी लिया। सत्य और अहिंसा के जिस अनुपम हथियार का गांधी जी ने उपयोग किया, आज सिर्फ भारत को ही नहीं सारी दुनिया को उसकी आवश्यकता है। भारत में अहिंसा युग युग से चली आ रही थी, पर गांधी जी से पहले किसी ने भी इतने बड़े आंदोलन के लिए अहिंसा का प्रयोग नहीं किया। अब प्रश्न ये उठता है कि आज गांधीवादी दर्शन कितना प्रासंगिक है। उदारीकरण के इस दौर में चरखा, खादी, स्वदेशी का विचार बहुत अर्थपूर्ण नहीं रह गए हैं। हम औद्योगिकरण की नीतियों को अपना रहे हैं। हमारा शासक वर्ग विकास के पश्चिमी मॉडल को ही सही मानता है, परंतु यदि हमें विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण के रास्ते पर जाना है तो इसके दुष्परिणामों को भोगने के लिए भी हमेशा हमें तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा। आज जिस विकास की बात की जा रही है वह मात्र 3% लोगों तक ही सिमट कर रह गया है। इसलिए स्वदेशी, ग्रामीण, रोजगार और अपरिग्रह के लिए गांधी का आग्रह कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या चिपको आंदोलन, सबके मूल में गांधी का तरीका ही सार्थक है। इसलिए सरकारें, आर्थिक नीतिकार यदि गांधी को भुला भी दें तो जन आंदोलन में वे हमेशा जिंदा ही रहेंगे। लेकिन गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता को हम देखें तो आज भी वो अर्थपूर्ण नहीं बल्कि अर्थपूर्ण भी बने हुए हैं। आज जिस प्रकार से यदि हम स्वदेशी को अपनाएंगे उतने ही ज्यादा हम सफल भी होंगे। पाश्चात्यकरण को, मशीनीकरण, औद्योगिकरण को अपनाने का कोई भी फायदा हमें नजर नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन हो रही ये महामारियां, प्रदूषण, यही सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। विद्यार्थियों, ये अध्याय समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे प्रकार समझ में आया होगा स्वराज्य के विषय में महात्मा गांधी जी के विचार। बहुत सारे विचारों के बारे में हमने आज जाना और इसके साथ ही आज हम सात संक्षेप के बारे में देख लें एक बार और कि गांधीजीवाद एक क्रमबद्ध दर्शन है। गांधी जी को विभिन्न लेखों में निहित किया गया दर्शन इनका और गांधी जी को प्रभावित करने वाली शक्तियां, जैसे हमने रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय के बारे में, जैसे जैन ग्रंथ, बौद्ध धर्म, ईसा मसीह आदि उपदेशों में से भी प्रभावित हुए। स्वराज्य के विषय में गांधी जी के विचार, प्रभुता, अराजकता की स्थिति, गणराज्यों का संघ, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य, गरीबों का स्वराज्य, ये सब हमने पढ़ा। प्रन्यास सिद्धांत, ये सब हमने पढ़ा। साधन और साध्य, सत्याग्रह और अहिंसा द्वारा संघर्ष एवं विवाद का समाधान हमने देखा। सत्याग्रह का सत्य के लिए आग्रह है, पर सच्चाई पर कायम करना, जिसमें उपवास, स्वैच्छिक देशांतरण, हड़ताल, असहयोग, सविनय वगैरह ये सत्याग्रह की प्रणालियां हैं। इसी प्रकार से गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता को हमने पढ़ा जो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। इस प्रकार से कुछ प्रश्न है इसमें। महात्मा गांधी के स्वराज्य के संबंध में अवधारणा पर एक लघु निबंध लिखना है। गांधी जी का स्वराज्य का आदर्श क्या है, संघर्ष समाधान का गांधी जी का सत्याग्रह का तरीका बताना है और कुछ टिप्पणियां हैं सर्वोदय और गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता। बच्चों, ये निबंधात्मक प्रश्न है।
इन निबंधात्मक प्रश्नों को के अंतर्गत आपको ये गांधी जी के स्वराज्य संबंधी विचारों को बताना है। इसके अंतर्गत सत्याग्रह संबंधी विचार क्या है, सर्वोदय और गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता। मैं उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों, गांधी जी का ये स्वराज्य के विषय में जो विचार हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।